हेलो एवरीवन। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या फिर बाल विकास का बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक अध्ययन शुरू करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई सीडीपी रिलेटेड सिस्टमेटिक मटेरियल नहीं है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको हमारी इन क्लासेस से बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं। अगर आप बनाना चाहें तो बहुत ही अच्छे प्रकार के नोट्स आप बना सकते हैं हमारी इन क्लासेस से, क्योंकि मैंने बहुत ही सारे पेपर्स का, टीईटी के पेपर्स का बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करके और इन क्लासेस को बिल्कुल सेलेक्टेड मटेरियल, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल के रूप में मैं आपको इसको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और सारे ही टॉपिक मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से कवर यहाँ पे कराऊंगा। ये रही कुछ इन्फॉर्मेशन आज की क्लास के बारे में, जिसको हम किस तरीके से आज पूरा करने वाले हैं या कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए फटाफट से। पहले हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का अर्थ, किस तरीके से बाल विकास का अर्थ जो है वो सामने आता है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ लेंगे इतिहास के बारे में। इस बाल विकास का कुछ हम संक्षिप्त रूप से इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। अगली हेडिंग के रूप में हम पढ़ेंगे बाल विकास की आवश्यकता क्यों। आखिर क्या ऐसा कारण रहा होगा कि हमें बाल विकास का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना पड़ रहा है और इसको हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है, तो इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा को, यानी विकास क्या है, विकास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। फिर देखेंगे हम वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। मुख्य रूप से काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देख लेंगे विकास की कुछ अवस्थाओं के बारे में, और किस तरीके से किस अवस्था में किस तरीके का विकास होता है, इनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से आज जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल पेन और पेपर लेकर बैठें, और जो भी आपको ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी होने वाली है या आपके पास नहीं है, तो उसको आप ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कर लें या फिर अलग से ही नोट्स बना लें। तो आइए जान लेते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमारा सब्जेक्ट को हम बोलते हैं बाल मनोविज्ञान। अब देखिए, हम इसी टर्म से या इसी सब्जेक्ट के नाम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, बाल मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम अगर इस वर्ड को देखें तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा, मन को अध्ययन करने वाला ज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का मतलब क्या है कि मन का विज्ञान, यानी कि हम जब किसी के मन की बातों को जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसके मन को समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। अब जैसे ही हम इस टर्म को क्लियर करते हैं और फिर इसी के आगे लगा देते हैं बाल, और बाल का मतलब क्या हो जाता है, बाल का मतलब हो जाता है बालक या बालिका। तो अब हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है यानी बाल मनोविज्ञान का हमें पूरा अर्थ समझ में आ जाता है कि बालक या बालिका के मन का अध्ययन करने वाले ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान बोलते हैं। एक टर्म और हमारे विषय के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं बाल विकास। और ध्यान देना फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में कोई विशेष अंतर ज़्यादा है नहीं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हरलॉक। हरलॉक के अनुसार इन्होंने थोड़ी सा बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में बहुत माइनर सा अंतर बताया है कि जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो इसमें जो वातावरण के प्रभाव हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, और जब हम बाल विकास की बात कर लेते हैं तो बाल विकास में जो वातावरण के प्रभाव होते हैं उनको हम ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। तो बस इतना सा ही अंतर बताया है कि इसमें हम वातावरण के प्रभावों को महत्व देते हैं, प्रभावों को महत्व देने लगते हैं।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अगर हरलॉक के अनुसार देखें तो। और बाकी आप जानते ही हैं हमारे सब्जेक्ट को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, और पेडागोजी के रूप में भी जाना जाता है। कई लोग इसको शिक्षण शास्त्र भी बोल देते हैं, है ना। तो कई सारे नाम इसके प्रचलित हैं और कुछ ये बातें रही जो कि हमारे विषय के बारे में, जो कि मुझे लगा कि आपको जानना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं हम बाल विकास के इतिहास के बारे में कुछ बातें या कुछ तथ्य जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी के पहले की, तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी के पहले इतना ज़्यादा बाल विकास को महत्व नहीं दिया जाता था, यानी कि शिक्षण शास्त्र में इसको ऐड नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी की शुरुआत होती है ना, वैसे ही एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है जो कि है पेस्टोलॉजी। तो जैसे ही इन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग किए, तो इन्होंने ही क्या बताया, सबसे पहले 18वीं शताब्दी में बाल विकास का सिस्टमेटिक अध्ययन किया और बाल विकास का महत्व बताते हुए इन्होंने बताया कि इसका जो शिक्षण शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इनके द्वारा बताया गया कि कोई भी शिक्षक अगर बाल मनोविज्ञान को जानता है या उसका अध्ययन करता है तो वह शिक्षण की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि पेस्टोलॉजी ने मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विवरण जो है वो कब प्रस्तुत किया, तो सन आती है 1774, यानी कि 1774 जो डेट हो जाएगी। इस डेट में इन्होंने मनोविज्ञान का यानी कि बाल मनोविज्ञान का बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम 19वीं शताब्दी की, तो एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हुए हैं स्टैनली हॉल। आपने इनका नाम भी काफ़ी सुना होगा। इनके द्वारा क्या किया गया, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक आंदोलन चलाया गया। ठीक है, और ये आंदोलन का नाम क्या था, तो बाल अध्ययन। तो फ्रेंड्स, अगर पूछ लिया जाता है कि स्टैनली हॉल के द्वारा आंदोलन कब और कहाँ चलाया गया, तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने अमेरिका में एक आंदोलन चलाया जो कि काफ़ी प्रभावी रहा, और जिससे क्या हुई, इस विषय की हमारी और महत्वता हमारी बढ़ गई। और अगर 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो एक कथन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या बहुत मुख्य हो जाता है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, ये जो है किसके द्वारा कहा गया है, तो बालक की शताब्दी 20वीं शताब्दी को कहा गया है किसके द्वारा, क्रो एवं क्रो के द्वारा। एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है CDP में। तो 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि बहुत सारे बालकों पर अध्ययन किया जाता है या फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। काफ़ी सारे जो प्रयोग हैं वो बालकों के ऊपर किए जाते हैं और काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक फिर इसके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं और अपने अपने मत रखते हैं। तो एक तरीके से 20वीं शताब्दी में क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रचलन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इस वजह से 20वीं शताब्दी को ही क्रो एवं क्रो ने क्या कह दिया है, बालक की शताब्दी के रूप में कह दिया है। 1930 जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है डेट ये हमारे लिए। तो 1930 में ही हमारे भारत में क्या हुआ था, बाल मनोविज्ञान का सिस्टमेटिक अध्ययन शुरू हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये कलकत्ता का एक महाविद्यालय था, वहाँ से ही बाल विकास की सिस्टमेटिक शुरुआत हमारे भारत में हो जाती है। भारत में बाल विकास का सिस्टमेटिक अध्ययन या फिर यूं कह ले कि बाल विकास की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये जो है कुछ तथ्य हो जाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं फ्रेंड।
तो आप इसको आप चाहें तो नोट्स में अपने ऐड कर सकते हैं या फिर आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं पीछे हट जा रहा हूँ। आइए अब जान लेते हैं कि जो हमारा विषय है बाल विकास, इसको पढ़ने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, क्यों ये सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो आइए जान लेते हैं कुछ तथ्यों के बारे में जिसकी वजह से हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला जो कारण है वो है स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। और क्योंकि आप लोग एक अध्यापक बनने वाले हैं, आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो आपको ये आना चाहिए कि हमें जो हमारे क्लासरूम का वातावरण है वो किस तरीके से अपने अनुकूल बनाया जा सके, या फिर जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको हम किस तरीके से पढ़ाएं और उनका ध्यान जो है वो किस तरीके से अपनी ओर केंद्रित कर सकें, उनको पाठ्यक्रम में दी हुई बातों को अच्छे से सिखा सकें। तो पहला जो कारण हो जाएगा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना, एक इसका कारण हो जाएगा। दूसरा कारण हो जाएगा शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी आना चाहिए एक अच्छे टीचर के नाते कि हमें कब किस पद्धति का हमें प्रयोग करना है, किस तरीके से हम बालकों को अच्छी तरीके से सिखा सकेंगे। अगला जो कारण देख लेते हैं उचित शिक्षा विधियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान को अगर हमने पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से और हमें इसका नॉलेज है कि किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम विभिन्न शिक्षा विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी क्लास में हमें आगमन विधि का प्रयोग करना पड़ता है, वहीं हम अगर देख लें तो अगर बात करें मिडिल स्कूल की या फिर हाई स्कूल लेवल की, तो वहाँ पे हमें निगमन विधि का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है और उससे बालक जो है वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शिक्षक शिक्षार्थी का अच्छा संबंध। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो अगर अच्छी तरीके से हमसे घुले मिले नहीं रहते हैं, तो वो अपने प्रश्न जो हैं वो हमारे सामने नहीं रख सकते हैं या हिचकिचाते हैं। इस तरीके से जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया है वो जो है ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी और एक अच्छा शिक्षार्थी हम नहीं बना सकते हैं जब तक कि हमारे संबंध शिक्षार्थी से अच्छे नहीं हो जाते हैं। और अगला कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षण समस्याओं को हल करने में। देखिए, मनोविज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण ये भी हो जाएगा सीखने का कि हम जो हमारी शिक्षण में समस्याएं आती हैं कि किस तरीके से हम बालक को समस्या से दूर कर सकते हैं, कैसे उनकी समस्याओं का हल उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है। अगला जो कारण हो जाएगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने में। पाठ्य सहगामी क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे जो किताबी ज्ञान रहता है उससे थोड़ी सी अलग रहती हैं। जैसे कि खेल कूद वाली जो क्रियाएं होती हैं हमारे स्कूल में, गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन सब का किस तरीके से प्रयोग करना है, किस कक्षा में हमें किस क्रिया को कराना है, तो उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आगे बढ़ते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करने में, तो बहुत ही आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि एक ही कक्षा में बहुत अलग अलग प्रकार के बालक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो किन को किस तरीके से पढ़ाना है या फिर किसको किस तरीके से सिखाना है कुछ भी, उसको समझने के लिए हमें बाल विकास का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुसंधान करने में। अनुसंधान से फ्रेंड्स हमारा ये मतलब हो जाएगा कि हम किसी भी तरीके की रिसर्च करते हैं अपने शिक्षार्थियों के ऊपर, तो उसको जानने में, सोचने समझने में हमें इसका प्रयोग करना होगा। और अगला जो कारण देख लेते हैं पाठ्यक्रम परिवर्तन में, या फिर किस लेवल का पाठ्यक्रम किस कक्षा के लिए उचित है, तो उसका चुनाव करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और देख लेते हैं 10वें नंबर पर लिखा हुआ है मापन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में। तो किसी भी बालक में किस तरीके से परिवर्तन आए हैं या कितना उसने प्रोग्रेस की है, तो इस तरीके से हम उसका मापन और मूल्यांकन करने में भी हम शिक्षा मनोविज्ञान का भरपूर प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ कारण रहे जिनके कारण हमें बाल विकास का अध्ययन करना चाहिए या इसका नॉलेज हमें होना ही चाहिए। आप फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। और आइए जान लेते हैं अब कि वृद्धि और विकास में आखिर अंतर क्या होता है, किस तरीके से वृद्धि जो है वो विकास से अलग है। वृद्धि के कई नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। कई जगह आपको वृद्धि मिल सकता है, कई जगह अभिवृद्धि मिल सकता है, कई जगह विवृद्धि भी मिल सकता है, और ग्रोथ इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, ये आप जानते ही हैं।
और वृद्धि का ही मनोवैज्ञानिक नाम अभिवृद्धि होता है। इसीलिए हमें बाल विकास में ज़्यादातर हमें अभिवृद्धि शब्द ही देखने को मिलता है। तो वृद्धि और विकास से हम समझते क्या हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अगर किसी बालक में भार, आकार और उसके अंगों का विकास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस बालक की वृद्धि जो है वो हो रही है। जबकि अगर किसी बालक में हड्डियों का विकास होता है और हड्डियां जो है वो अब विकास होने के साथ साथ वो मजबूत हो रही हैं, है ना, बुद्धि का विकास हो रहा है और बुद्धि भी क्या हो रही है, तेज हो रही है। अगर कोई बालक संवेगात्मक रूप से परिपक्व हो रहा है या वो स्थिर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि उस बालक का विकास हो रहा है। और दूसरा अंतर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा कि अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है एक व्यापक धारणा है और इसमें जो है विकास में क्या रहती है, अभिवृद्धि शामिल रहती है और अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं रहता। ये स्टेटमेंट आपको काफ़ी जगह प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तीसरा जो अंतर हो जाएगा, अभिवृद्धि दिखाई देती है जबकि विकास को हम सीधे रूप से देख नहीं सकते हैं। जैसे अब किसी बालक का संवेगात्मक रूप से विकास हो रहा है तो क्या आप उसको देख के बता सकते हैं कि वह कितना बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर है ना, या फिर उसका मानसिक विकास हो रहा है तो आप तब भी नहीं ये बता सकते कि ये इस बालक का मानसिक विकास कितना है ना। तो आप विकास को सीधे रूप से देख नहीं सकते हैं और जबकि अभिवृद्धि आपको देखने में मिल जाएगी। जैसे कि बालक की हाइट बढ़ रही है तो ये अभिवृद्धि हो जाएगी, है ना, वह मोटा हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, वृद्धि के रूप हो जाएंगे। अब वृद्धि क्योंकि हम देख सकते हैं इसीलिए यह मात्रात्मक होती है और इसको हम देख नहीं सकते इसीलिए इसको मापा भी नहीं जा सकता। अब हम हाइट को तो माप सकते हैं, है ना, कि इतने इंच का हो गया है या बालक इतने इंच का है या इतने फुट का अब इतने इंच का हो गया है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यह मात्रात्मक होती है और ये जो है गुणात्मक होता है ना, यानी कि गुणों के रूप में यह जो है हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसको सीधे रूप से नहीं मापा जा सकता। अगला अंतर देख लेते हैं। यह जो है निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इसका समय फिक्स रहता है कि एक अवस्था के बाद वृद्धि व्यक्ति की रुक जाती है। जबकि अगर विकास की बात कर लें तो यह जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि जब तक कि मनुष्य का जीवन चलता है तब तक उसको विकास के रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें देखने को हमें मिलते ही रहते हैं। आइए जान लेते हैं अगला अंतर क्या है। यह निश्चित क्रम में नहीं होती है जबकि विकास का क्रम जो है वो निश्चित होता है। जैसे कि आप किसी बालक में देखें तो बालक का भाषाई विकास जो है वो एक निश्चित क्रम में होता है। LSRW मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, LSR और W, इसी क्रम में क्या है बालक का भाषाई विकास जो होता है, यानी L से हो जाएगा लिसनिंग, यानी कि पहले बालक क्या करेगा, सुनेगा, फिर स्पीकिंग यानी कि वह फिर बोलेगा और फिर रीडिंग यानी कि फिर वह पढ़ना चालू कर देगा और फिर राइटिंग यानी फिर वह लिखना सीखेगा। तो विकास का जो है एक निश्चित क्रम में चलती है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि विकास जो है एक निश्चित क्रम में होने वाली प्रक्रिया है। अगला अंतर जो हो जाएगा, वृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक होती है जबकि विकास संरचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। जैसे ही किसी बालक का जन्म होता है तो वैसे ही उसका शारीरिक विकास होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसका मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक रूप से वह विकसित होता है और इसी तरीके से उसमें सारे के सारे कैसे चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। लेकिन और जैसे ही बालक की एक उम्र आ जाती है, एक लिमिट हो जाती है, उसके बाद देखा होगा आपने कि स्किन जो है वो ढीली पड़ने लगती है, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, दांत गिरने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं इनको हम बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव विकास के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी कि यह विनाशात्मक रूप ये धारण कर लेती है। विकास का कौन सा रूप है, तो ये विनाशात्मक रूप है विकास का। और जो चीज़ें बनाने वाली होती हैं यानी कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये संरचनात्मक जो है विकास हो रहा है किसी बालक में। ठीक है, और आइए जान लेते हैं हमारा अगला अंतर क्या हो जाएगा इसमें, कि यह जो एक है संकुचित प्रक्रिया है और विकास जो है यह एक व्यापक धारणा है। इसको हम पहले ही देख चुके हैं,
तो इस तरीके से हमने देखा कि वृद्धि और विकास में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है और यह जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है और समझ भी लेना है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे हो जा रहा हूँ। और विकास की अवधारणा को समझने के बाद हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं विकास की अवस्थाओं की ओर, जो कि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के विकास की 3 अवस्थाओं का जो है बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं। पहली तो हो जाएगी शैशव अवस्था, दूसरी हो जाएगी बाल्यावस्था और तीसरी हो जाएगी किशोर अवस्था। तो इन्हीं अवस्थाओं को हम व्यापक रूप से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम इसको यहीं रोकते हैं और विकास की अवस्थाओं को हम अगले हमारे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहें आप हमारे साथ और नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें और बने रहें आईएमपी क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।